आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो हर कुछ महीनों में अखबारों की सुर्खियां बनता ही है। आज का जो हमारा ये विस्तृत विश्लेषण है, इसका विषय है भारत में कृषि ऋण माफी की भारी कीमत, यानी द हाई कॉस्ट ऑफ फार्म लोन वेवर्स इन इंडिया। हाँ, और हमारे पास कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और कुछ बहुत ही दिलचस्प आर्थिक विश्लेषण मौजूद हैं। इन सभी स्रोतों को खंगालकर आज इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और आज का जो मेन मिशन है, जो मुख्य उद्देश्य इस चर्चा का, वो ये समझना है कि आखिर सरकारें बार बार ये कृषि कर्ज माफी की घोषणाएं क्यों करती रहती हैं। और इसके साथ ही ये भी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इसका इतना कड़ा विरोध क्यों करता है, और सबसे जरूरी बात, इसका राज्य के खजाने पर और देश की जो पूरी क्रेडिट कल्चर है, यानी कर्ज चुकाने की जो एक परंपरा है, उस पर असल में क्या असर पड़ता है। एकदम सही। ये एक ऐसा विषय है जो अर्थशास्त्र, कृषि और नीति निर्माण के बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है। जब इन सभी स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो आमतौर पर रोजमर्रा की खबरों में कहीं छिप जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सुलझे हुए धागे को सुलझाना शुरू करते हैं। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो दस्तावेजों में देखते ही किसी को भी चौंका सकता है। पिछले 35 वर्षों के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो केंद्र और राज्य सरकारों ने इन ऋण माफी योजनाओं पर कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए। हाँ, 3 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी विशाल है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वे कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो सिर्फ ये खर्च की गई विशाल रकम नहीं है। असल कहानी तो देखिए इसके परिणामों में छिपी है। एसबीआई की एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट है जो इस पूरे मुद्दे पर एक बहुत बड़ा आहा पल देती है। अच्छा, कैसी रिपोर्ट? एक ऐसी बात सामने लाती है जो सोचने पर मजबूर कर दे। रिपोर्ट के अनुसार इन कर्ज माफी योजनाओं के तहत लगभग 3.5 करोड़ किसान कर्ज माफी के पात्र थे। लेकिन इन दस्तावेजों से ये जानकर बेहद हैरानी होती है कि इनमें से केवल लगभग 50% किसानों को ही वास्तव में इस योजना का लाभ मिल पाया। केवल 50%? मतलब 3 लाख करोड़ रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी आधी आबादी, या कहें आधी पात्र किसानों तक फायदा ही नहीं पहुंच रहा है। हाँ, यही तो इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है। आधा पैसा और आधी कोशिशें तो जैसे कहीं कहीं रास्ते में ही अटक गईं। ये तो पूरी प्रक्रिया और इसे लागू करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। जब कोई योजना इतनी बड़ी होती है तो उसे जमीनी स्तर पर लागू करने में कई तरह की अड़चनें आती हैं, और जब आधी आबादी तक लाभ नहीं पहुंचता तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इतनी बड़ी कीमत चुकाना अर्थव्यवस्था के लिए सही फैसला है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। खैर, ये मुद्दा कोई अतीत की बात नहीं है। हाल ही के दिनों में ये फिर से गर्मा गया है। अगर बिल्कुल ताजा उदाहरण की बात की जाए, हाँ, महाराष्ट्र सरकार की नई योजना। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में 35,000 करोड़ रुपए की एक नई कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य लगभग 30 लाख किसानों तक पहुंचना है। इस हालिया योजना का अगर वित्तीय बंटवारा देखा जाए तो वो बहुत ही रोचक है। स्रोतों के अनुसार सरकार ने इस 35,000 करोड़ रुपए की पूरी रकम को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। वो 2 हिस्से कौन से हैं? इसमें से 20,000 करोड़ रुपए खास तौर पर उन किसानों के लिए रखे गए हैं जो अपना कर्ज नहीं चुका पाए हैं, जिन्हें हम तकनीकी भाषा में डिफॉल्टर्स कहते हैं। और बाकी की रकम? और जो बाकी के 15,000 करोड़ रुपए हैं वो उन किसानों को एक प्रोत्साहन या इंसेंटिव के रूप में दिए जाएंगे जो नियमित रूप से समय पर अपना कर्ज चुकाते आए हैं। यहां पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब सरकार सिर्फ उन लोगों का कर्ज माफ नहीं कर रही है जो पैसे नहीं दे पाए, बल्कि उन लोगों को भी कुछ इनाम दे रही है जिन्होंने ईमानदारी से अपने पैसे लौटाए हैं। हाँ, ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। और अगर राज्य सरकार का पक्ष देखा जाए और यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष होकर सिर्फ उनके बयानों की बात की जा रही है, तो सरकार का ये दावा है कि उनकी वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत है कि वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस 35,000 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। उनका तर्क है कि किसानी को बचाना और किसानों का साथ देना पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। राज्य सरकार का ये तर्क अपनी जगह एक नजरिया पेश करता है,
लेकिन अगर इसे एक बड़ी तस्वीर या व्यापक आर्थिक नजरिए से जोड़कर देखा जाए तो ये सवाल अपनी जगह कायम रहता है कि क्या सच में खजाने पर इसका कोई गहरा असर नहीं पड़ता। और खजाने पर पड़ने वाले असर की बात करने से पहले ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कर्ज माफी की ये घोषणाएं कोई नई बात तो है नहीं। इसका एक बहुत लंबा और स्थापित इतिहास रहा है। बिल्कुल। जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो पता चलता है कि ये सिलसिला तो दशकों से चला आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ही देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा की गई 2 सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी कर्ज माफियों का जिक्र इन दस्तावेजों में बहुत प्रमुखता से आता है। हाँ, पहली बड़ी माफी 1990 में हुई थी, है ना? उस समय इसका खर्च लगभग 10,000 करोड़ रुपए आया था, जो 1990 के समय के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी रकम थी। सही। और फिर 2008 में एक और बहुत बड़ी योजना आई। इसका खर्च तो लगभग 52,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। हाँ, 52,500 करोड़। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाला पैटर्न उभर कर सामने आता है कि ये बड़ी घोषणाएं आखिर कब और क्यों होती हैं। आरबीआई की एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट का जब गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो कुछ ऐसे आंकड़े सामने आते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऐसे कौन से आंकड़े हैं? रिपोर्ट में ये साफ तौर पर देखा गया है कि 1990 और 2008 की ये जो दोनों भारी भरकम राष्ट्रव्यापी कर्ज माफियां थीं, इनकी घोषणा क्रमशः 1991 और 2009 के संसदीय चुनावों से ठीक पहले की गई थी। तो इसका सीधा कनेक्शन चुनावों से है? स्रोतों में जो आंकड़े दिए गए हैं वो तो बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसा संस्थागत व्यवहार है जो समय के साथ पूरी व्यवस्था में रच बस गया है। यहाँ किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ये एक निष्पक्ष विश्लेषण है कि कैसे इस नीति का इस्तेमाल होता है, और ये सिर्फ केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। हाँ, राज्य स्तर पर तो ये पैटर्न और भी ज्यादा स्पष्ट और तेज दिखाई देता है। बिल्कुल। राज्यों के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। अगर 2014 के बाद का दौर देखा जाए तो दस्तावेजों में दर्ज है कि राज्य सरकारों द्वारा की गई कर्ज माफी की 10 में से 8 घोषणाएं राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 90 दिनों के भीतर की गई हैं। नतीजे आने के 90 दिनों के भीतर? हाँ, मतलब चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, नई सरकार बनी और अगले 3 महीनों के अंदर यानी 90 दिन के भीतर कर्ज माफी की घोषणा हो गई। 10 में से 8 बार ऐसा ही हुआ है। यही वो आंकड़ा है जो पूरी कहानी बयान कर देता है। हर राजनीतिक दल जब वो सत्ता में आता है तो वो किसानों की कर्ज से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान निकालने के लिए या चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल करता है। चुनावी चक्र और कर्ज माफी के बीच का ये जो संबंध है वो दस्तावेजों और ऐतिहासिक आंकड़ों में इतनी स्पष्टता से दर्ज है कि ये एक स्थापित परंपरा सी बन गई है। सही कहा। करना चाहती हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो देश का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इन योजनाओं का इतना कड़ा विरोध क्यों करता है? आरबीआई को इससे इतनी परेशानी क्यों है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। आरबीआई की जो मुख्य चिंता है वो राजनीति से नहीं बल्कि अर्थशास्त्र के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से जुड़ी है। इस सिद्धांत को मॉरल हजार्ड या नैतिक जोखिम कहा जाता है। मोरल हजार्ड, ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी या किताबी लग सकता है। इसका असल जिंदगी और हमारी बैंकिंग व्यवस्था पर क्या असर होता है? इसका असर बहुत सीधा और काफी खतरनाक होता है। इसे एक बहुत ही सीधे और आम उदाहरण से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक गांव में 2 किसान हैं। दोनों ने खेती के लिए बैंक से 1-1 लाख रुपए का कर्ज लिया है। ठीक है, 2 किसान और दोनों पर कर्ज है। पहला किसान बहुत मेहनत करता है, अपनी फसल बेचकर पैसे बचाता है और समय पर बैंक की किस्त चुका देता है। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। वहीं दूसरा किसान, जो शायद किस्त चुकाने में सक्षम है, वो अपने पैसे रोक लेता है। क्यों? वो पैसे क्यों रोकता है? क्योंकि उसे हवा का रुख पता है। उसे उम्मीद है कि जल्द ही चुनाव आने वाले हैं और कोई ना कोई सरकार कर्ज माफी की घोषणा कर ही देगी। और जब सरकार सच में कर्ज माफ कर देती है तो कहानी में मोड़ आ जाता है। बिल्कुल। जब कर्ज माफ होता है तो उस पहले किसान के मन पर क्या बीतेगी? उसे लगेगा कि ईमानदारी से पैसे चुकाकर उसने अपना ही नुकसान कर लिया। सही बात है। अगली बार जब वो कर्ज लेगा तो क्या वो समय पर पैसे चुकाएगा? शायद नहीं। अगली बार से वो भी कर्ज चुकाना बंद कर देगा और माफी का इंतजार करेगा। यही मॉरल हैजर्ड या नैतिक जोखिम है। जब पूरे समाज में ये उम्मीद लग जाती है कि कर्ज तो माफ हो ही जाएगा, तो जो लोग अपना कर्ज चुकाने में पूरी तरह से सक्षम हैं
वे भी जानबूझकर पैसे बैंक को वापस नहीं लौटाते। और इसी से ऋण चुकाने की पूरी संस्कृति बर्बाद हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। खेती कोई आसान काम तो है नहीं। कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बेमौसम बारिश से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसान तो सच में संकट में होता है। हाँ, ये एक हकीकत है। अगर कोई किसान बाढ़ या सूखे की वजह से कर्ज नहीं चुका पा रहा, तो क्या सरकार को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? ऐसे में आरबीआई का रवैया थोड़ा कठोर नहीं लगता? ये एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी पहलू है। प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को मदद की सख्त जरूरत होती है और उन्हें मदद मिलनी भी चाहिए। लेकिन आरबीआई की चिंता ये नहीं है कि संकट में फंसे किसान की मदद क्यों की जा रही है। तो उनकी असली चिंता क्या है? आरबीआई की असली चिंता ये है कि कर्ज माफी की ये योजनाएं ये फर्क ही नहीं कर पाती कि कौन सच में संकट में है और कौन सिर्फ योजना का फायदा उठाने के लिए पैसे रोककर बैठा है। इस वजह से क्रेडिट कल्चर पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। समझ आ रहा है। मतलब संकट में फंसे इंसान की मदद करने के चक्कर में पूरी व्यवस्था में एक ऐसी आदत पड़ जाती है कि कोई भी पैसे नहीं लौटाना चाहता। ये तो एक तरह से ईमानदारी को दंडित करने और जानबूझकर पैसे न चुकाने को पुरस्कृत करने जैसी बात हो गई। वो का पैसा फंसने लगता है, बैंक की किताबें खराब होने लगती हैं और उनकी गैर निष्पादित संपत्तियां यानी एनपीएस बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। स्रोतों में दिए गए आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगता है। 31 मार्च 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र का एनपीए 8.44% के बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया था। हाँ, 8.44%। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंकों का हजारों करोड़ रुपए कृषि कर्ज के रूप में फंसा हुआ था और वापस नहीं आ रहा था। अब अगर बैंक का पैसा वापस ही नहीं आएगा तो बैंक का अगला कदम क्या होगा? जाहिर है वो डर जाएगा और अपने कदम पीछे खींच लेगा। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। और यही इस मॉरल हैजर्ड का दूसरा सबसे खतरनाक परिणाम है। जब पैसा वापस नहीं आता है और बैंकों का एनपीए बढ़ने लगता है तो बैंक बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। वे जोखिम लेने से बचने लगते हैं। इसे अर्थशास्त्र में रिस्क अवर्स होना कहते हैं। यानी जोखिम लेने से डरना। हाँ, बैंक के अधिकारी ये सोचने लगते हैं कि अगर वे कृषि क्षेत्र में और नया कर्ज बांटेंगे तो वो पैसा भी शायद कभी वापस नहीं आएगा। नतीजा ये होता है कि पूरी व्यवस्था में नए कर्ज मिलने में भारी कमी आ जाती है। ये तो एक बहुत ही अजीब और भयानक विरोधाभास है। जिस किसान को सच में नई फसल बोने के लिए, बीज खरीदने के लिए या ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, उसे बैंक के दरवाजे से खाली हाथ लौटना पड़ेगा क्योंकि बैंक डरा हुआ है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब कर्ज माफी का असल इरादा तो किसानों की मदद करना था, लेकिन इसका अंतिम परिणाम ये निकला कि किसानों के लिए भविष्य में बैंक से नया कर्ज लेने के रास्ते ही बंद हो गए। यही मुख्य कारण है कि आरबीआई इन योजनाओं का इतना सख्त विरोध करता है। ये एक ऐसा कदम है जो पूरी बैंकिंग प्रणाली की बुनियाद को हिला देता है और अंततः उसी किसान का सबसे ज्यादा नुकसान करता है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। और कहानी सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं है। इस पूरी चर्चा का एक और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है राज्यों के खजाने पर पड़ने वाला भारी वित्तीय बोझ। हाँ, राज्यों की वित्तीय स्थिति की बात करना तो सबसे जरूरी है। शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार के उस दावे का जिक्र हुआ था कि उनकी वित्तीय स्थिति इस बोझ को उठाने के लिए मजबूत है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर पैसा माफ किया जाता है तो क्या वास्तव में राज्य सरकारें इस खर्चे को आसानी से बचा पाती हैं? इस बारे में आंकड़े क्या गवाही देते हैं? जब वित्तीय तनाव या फिस्कल स्ट्रेन का गहराई से विश्लेषण किया जाता है तो जो तस्वीर उभरती है वो दावों से काफी अलग होती है। कोई भी राज्य इतनी बड़ी रकम एक ही झटके में नहीं चुका सकता। सही बात है। इतनी बड़ी रकम एक साथ निकालना असंभव सा है। इसलिए ये भारी भरकम खर्च राज्यों के खजाने पर 3 से 5 साल तक एक बोझ बनकर लदा रहता है। आंकड़ों के अनुसार कर्ज माफी की ये रकम एक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 0.1% से लेकर 1.8% तक खा जाती है। 1.8% जीएसडीपी, ये सुनने में शायद 1 या 2% जैसा एक छोटा नंबर लगे, लेकिन जब किसी राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था की बात हो रही हो तो ये 1.8% कई हजार करोड़ रुपए के बराबर होता है। बिल्कुल। जो लोग इस विषय में सीखने की चाह रखते हैं उनके लिए इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि ये रकम शायद उस राज्य के पूरे साल के स्वास्थ्य बजट या शिक्षा बजट के बराबर हो सकती है। तो जब इतना सारा पैसा सिर्फ कर्ज पटने में चला जाएगा तो इसका असर राज्य के बाकी कामों पर तो पड़ेगा ही। असर पड़ना लाजमी है
इसे ऐसे समझा जा सकता है कि किसी भी सरकार के पास आय का एक सीमित स्रोत होता है, एक तय बजट होता है। अगर उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों को साफ करने में चला जाएगा, तो वो पैसा कहीं और से तो कटना ही पड़ेगा। और अमूमन ये कटौती उन जगहों से होती है जो राज्य के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। मतलब पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर में कटौती होती है। सिंचाई प्रणाली बनाना, नहरें खोदना, किसानों की फसल खराब ना हो इसके लिए नए कोल्ड स्टोरेज बनाना या नई मंडियां बनाना, जो कि असल विकास के काम है। हाँ, ये वो उत्पादक पूंजी निवेश है जो असल में किसानी की बुनियादी समस्याओं को सुलझा सकता था और उसे लंबी अवधि में एक फायदे का सौदा बना सकता था। लेकिन कर्ज माफी के चक्कर में ये सारा पैसा रास्ते में ही खत्म हो जाता है। यानी भविष्य को बेहतर बनाने वाला पैसा निकालकर आज की समस्या पर एक अस्थायी पट्टी बांधी जा रही है। अगर वित्तीय वर्ष 2015 से 2024 के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो स्रोतों में बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाली जानकारी दी गई है। इन 10 वर्षों के दौरान के आंकड़े। हाँ, इन 10 वर्षों के दौरान सिर्फ 10 राज्यों ने कुल मिलाकर 2.4 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी की घोषणा की है। 2.4 लाख करोड़, ये रकम 2016-17 के राष्ट्रीय जीडीपी का 1.4% थी। सिर्फ 10 राज्यों का बिल इतना ज्यादा था। और अगर इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखा जाए, प्रमुख राज्यों के विशिष्ट उदाहरणों को देखा जाए, तो इस खर्च के असली पैमाने का एहसास होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए। 2017-18 में उत्तर प्रदेश ने 36,360 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की घोषणा की। ये एक राज्य के लिए बहुत बड़ी रकम है। और इसके तुरंत बाद कर्नाटका का आंकड़ा भी दस्तावेजों में मौजूद है। 2018-19 में कर्नाटका ने तो 44,000 करोड़ रुपए की बहुत ही विशाल माफी की घोषणा कर दी। एक के बाद एक राज्य इस होड़ में शामिल होते गए। ये एक चेन रिएक्शन या श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह काम करता है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी इसी बात की गवाही देता है। 2018-19 में लगभग 36,500 करोड़ रुपए की माफी। और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। नहीं, हाल ही की बात की जाए तो 2024 में तेलंगाना ने 31,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की है। और महाराष्ट्र की तो बात ही कुछ और है। वहां ये चक्र बार बार घूमता हुआ दिखाई देता है। 2017-18 में महाराष्ट्र ने 34,020 करोड़ रुपए माफ किए थे। फिर कुछ ही साल बाद 2019-20 में 22,000 करोड़ रुपए और माफ किए गए। और अब 35,000 करोड़ रुपए की नई घोषणा। ये तो एक ऐसा अंधेन चक्र बन गया है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। और यही चक्र सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अर्थशास्त्री इसी बात को लेकर चेतावनी देते हैं। एक बार जब कोई राज्य कर्ज माफी कर देता है तो अगले चुनाव में पड़ोसी राज्य पर भी वैसा ही करने का भारी राजनीतिक और सामाजिक दबाव बन जाता है। सही कहा। और जैसा कि पहले चर्चा हुई, जब राज्यों का हजारों करोड़ रुपया हर कुछ सालों में इस दिशा में चला जाता है, तो कृषि क्षेत्र में उन मूलभूत सुधारों के लिए पैसा बचता ही नहीं है, जिनकी असल में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा और इन तमाम दस्तावेजों का सार निकाला जाए तो हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट लेकिन जटिल तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ है किसानों की मदद करने की बहुत ही अच्छी मंशा, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि खेती में बेतहाशा अनिश्चितता है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बाजार में फसल के सही दाम ना मिलना। किसान असल में संकट का सामना करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस संकट को दूर करने के लिए जो ये कर्ज माफी का रास्ता बार बार अपनाया जाता है, वो राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा भारी वित्तीय बोझ डाल देता है जिसे संभालना अंततः बहुत मुश्किल हो जाता है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। भले ही पिछले कुछ दशकों में इन योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए हों, लेकिन वो एसबीआई की रिपोर्ट वाली बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि लगभग 50% पात्र किसानों तक तो इसका लाभ ही नहीं पहुंच पाता है। और इसके साथ ही जब क्रेडिट कल्चर खराब हो जाता है, लोग कर्ज चुकाना बंद कर देते हैं और बैंक डर कर नए कर्ज देने से कतराने लगते हैं, तो इसके जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं। ये अंततः आम नागरिकों, करदाताओं और पूरे देश के विकास की गति को धीमा कर देता है और खुद किसान को भी भविष्य के कर्जों से वंचित कर देता है। ये एक ऐसा समाधान लगता है जो शायद बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। जो पैसा किसानी को एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर व्यवसाय बनाने में लगना चाहिए था, वो सिर्फ पुराने वित्तीय गड्ढों को भरने में जा रहा है। सही बात है।
ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हर बड़े आर्थिक फैसले के कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन वे हमारी पूरी व्यवस्था की नींव को अंदर ही अंदर प्रभावित करते हैं। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। वो विचार क्या है? अगर ये कर्ज माफी केवल एक अस्थायी मलहम है, एक ऐसा बैंडेड जो कुछ समय के लिए दर्द को तो छिपा देता है, लेकिन आगे चलकर पूरी बैंकिंग व्यवस्था और ऋण चुकाने की संस्कृति को ही कमजोर कर देता है, तो फिर असल में रास्ता क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कृषि क्षेत्र में ऐसे कौन से बुनियादी बदलाव किए जा सकते हैं? सिंचाई की व्यवस्था, फसलों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज और एक मजबूत फसल बीमा योजना में ऐसा क्या क्रांतिकारी काम किया जा सकता है जिससे किसान कभी कर्ज के इस भयानक दुष्चक्र में फंसे ही नहीं? अगर खेती को सच में एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया जाए और किसान आत्मनिर्भर हो जाएं, तो शायद भविष्य में किसी भी सरकार को कर्ज माफी जैसी योजनाओं की जरूरत ही ना पड़े। क्या ऐसा ढांचागत बदलाव संभव है? और अगर हाँ, तो उस दिशा में पूरी ताकत से कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। स्रोतों और आंकड़ों का यह सफर दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ भी मुफ्त नहीं होता, हर चीज की एक कीमत होती है। इस विषय पर विचार करते रहिए, क्योंकि इसके जवाबों में ही देश के कृषि क्षेत्र का भविष्य छुपा है। ऐसी ही और गहरी, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए आजमाओ।